हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का थर्ड लेक्चर है और हमने अब तक 2 लेक्चर कवर कर लिए और उन दोनों लेक्चर में हमने पोजीशन ऑफ मिनिमा एंड पोजीशन ऑफ स्क्रीन पर, ये स्क्रीन है ठीक है, ये सब हमने फिगर जो है अगले लेक्चर में अच्छे समझाया है। तो इसे मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप इसका पिछला लेक्चर देख लें, तभी ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके जो पिछले लेक्चर्स हैं हमने उसमें क्या क्या बता दिया था। हमने उसमें स्क्रीन पर सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि ये वाली मैक्सिमा जो सबसे बड़ी है, सेंट्रल मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन बता दी थी। और इस लेक्चर में हम सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन को बताने वाले हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा कौन, जो ये छोटे छोटे मैक्सिमाज हैं, इनकी पोजीशन को हम बताने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा, और इसी की पोजीशन को इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यानी कह सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी को आई नोट कहते हैं, इन लोग को, इसको I1, इसको I2, इसको I3, ऐसे इसको भी I1, I2, I3 ऐसे कह सकते हैं, मतलब ऐसे ऊपर जाते जाएगा। तो अगले लेक्चर में हमने आई नोट की पोजीशन निकाल ली थी और इस लेक्चर में हम क्या निकालने वाले हैं, I1, I2, I3 की पोजीशन निकालेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने सेंट्रल मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन निकाल ली थी। इस लेक्चर में हम सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन निकालने वाले, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमेशा हम पोजीशन किससे निकालते हैं, जो हमारा मूल जो फॉर्मूला होता है उसी से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, और ये देखिए एक फॉर्मूला है, इसी में से हम छोटे छोटे पार्ट निकाल करके इंटेंसिटी निकालना है, सेकेंडरी मैक्सिमा की, मिनिमा की इंटेंसिटी निकालना है, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी इसी से निकालेंगे। तो हम इसी इक्वेशन का यूज़ करके, जैसे हमने हर बार किया है, इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन को निकालेंगे। सेकेंडरी मैक्सिमा यानी कि I1, I2 जो I3 मैक्सिमा छोटे छोटे हैं उसकी पोजीशन को निकालेंगे। तो इसको लेके कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा और ज़ीरो के बराबर कर देंगे। यानी कह सकते हैं किसी भी इक्वेशन को अगर हम बार बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ज़ीरो खुद ब खुद हो जाता है। तो इसीलिए ये जो I = A sin स्क्वायर थीटा अपन अल्फ़ा स्क्वायर है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा और ज़ीरो के बराबर कर देंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा निकाला गया है कि इसको अगर अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और ज़ीरो के बराबर कर दें तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वही हमें सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन को बताएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, ठीक है, तभी हम सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन मिलेगी। इसको चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। di/d अल्फ़ा इज इक्वल टू d A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपन अल्फ़ा स्क्वायर अपन अल्फ़ा, यानी कि अब अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। नहीं, पहले ऐसे कर लेते हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो, यही इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इन दोनों को हमने अगले जो लेक्चर्स, जो पिछले लेक्चर्स इन सब में इसको कवर कर लिया है, ठीक है, और उस फिगर को भी अच्छे से समझाया है। तो देखिए ये जो di/d अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये जो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर दे तो हमें सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन मिल जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आई की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपन अल्फ़ा स्क्वायर d अल्फ़ा, ठीक है। तो ये कैसी ये तो डिनोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर हो गया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं, ठीक है। होता है डिनोमिनेटर, अगर ऐसा डिफ्रेंशिएट करने का फॉर्मूला आया था तो उसको ऐसे करते हैं, ठीक है। नोमिनेटर को फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको इधर ही कर दीजिए अपन अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में माइनस, अगर अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन डिनोमिनेटर का
स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारा नॉमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी को यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा, पहले डिनोमिनेटर क्या, अल्फा स्क्वायर। पहले देखिए इसमें जो कांस्टेंट है उसको आगे कर देते हैं हमेशा। तो कांस्टेंट क्या है, ए जो है ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन निकालने, कहीं पे एक पॉइंट पे पोजीशन निकालें, मान लीजिए हम I1 की पोजीशन निकालेंगे तो ये तो बदलेगा नहीं समय के साथ, तो ये यहीं पे रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं, इतना ही रहेगा। यानी कि एम्पलीट्यूड इसी को कहते हैं जो है, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए अल्फा जो ए स्क्वायर, सॉरी ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो इसको चलिए आगे निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है तो आगे निकाल लेते हैं और इसको ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या है, डिनोमिनेटर क्या, अल्फा स्क्वायर लिख देंगे। और फिर नॉमिनेटर का क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। नॉमिनेटर क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि एक को तो हमने बाहर निकाल लिया है क्योंकि कांस्टेंट है। तो उसको करेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यानी कि इसको अगर एक्स स्क्वायर रहता है, अगर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान लीजिए अल्फा एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, ऐसे अगर उसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या करते हैं, 2x, यानी कि जो 2 है वो आगे आ जाता है। तो ऐसे ही अगर साइन स्क्वायर अल्फा है तो 2 आगे आ जाएगा। जब 2 आगे आ जाएगा तो साइन अल्फा बचेगा। फिर अब साइन अल्फा का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। ये तो आप जानती हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या है, नॉमिनेटर क्या, अल्फा स्क्वायर, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर का क्या है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। जो डिनोमिनेटर क्या, अल्फा स्क्वायर है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा। हमने बताया था ना कि अगर ऐसे रहता है एक्स स्क्वायर रहेगा तो सॉरी एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है 2x डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऐसे अल्फा स्क्वायर है तो इसको क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अपान क्या है, अपान क्या रहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या है, जिसको कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको नॉमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी इसको क्या कह सकते हैं, अल्फा टू द पावर 4 कह सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया, तक कर लिया था। फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर, अब इन दोनों से देखते हैं क्या कॉमन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नॉमिनेटर है, फिर डिनोमिनेटर का क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो नॉमिनेटर आपका क्या है, नॉमिनेटर आपका ये है, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा है, क्योंकि ए स्क्वायर तो हमने कांस्टेंट मान लिया है। तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या है, नॉमिनेटर है, ठीक है, ये नॉमिनेटर है। और हमने यहाँ पे अल्फा स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, कि हमारा नॉमिनेटर क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा, और अल्फा स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 अल्फा आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आता है 2x, ठीक है। तो इसलिए अल्फा स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे अल्फा के रिस्पेक्ट में तो 2 अल्फा आएगा, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि इन दोनों से क्या कॉमन हो रहा है। तो इन दोनों में से कॉमन हो रहा है, एक 2 कॉमन हो सकता है और अल्फा भी कॉमन हो सकता है, कि दोनों में अल्फा और साइन अल्फा भी कॉमन हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे और साइन अल्फा कॉमन करेंगे, इंटू अल्फा भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इतना कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 कॉमन हो गया, अल्फा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे अल्फा बचेगा कॉस अल्फा, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन अल्फा, ठीक है, यहाँ बचेगा साइन अल्फा। इसको ब्रैकेट बनाते हैं, और नीचे क्या है, नीचे तो अल्फा टू दी पावर 4 है ही। तो अल्फा टू दी पावर 4 है, और यहाँ पे अल्फा, यहाँ से एक अल्फा हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, इसको यहाँ से हम हटा दे रहे हैं और यहाँ पे अल्फा क्यूब कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आया कि यहाँ पे एक अल्फा था, उस अल्फा से अल्फा टू दी पावर 4 को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो अल्फा क्यूब हो गया, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पे 0 चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे 0 चल रहा था, क्योंकि हम इसी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू 0 यहाँ पर भी करो, इज इक्वल टू 0 यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो देखिए ये टोटल वैल्यू मिलके यहाँ पे 0 हो रही है, टोटल वैल्यू मिलके 0 हो रही है। इसका क्या मतलब, इसका यही मतलब है, तो देखिए इनमें से कोई ना कोई वैल्यू 0 रही होगी, ये 0 रही होगी, ये 0 या ये 0 या ये 0, कि इन सब का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू 0 रही होगी। तो ये हमें फाइंड अप करना है कौन सी वैल्यू 0 रही होगी जो ये पूरे वैल्यू को 0 कर दे रही है, ठीक है। तो सब बारी बारी लेंगे। तो पहले हमारा ए है,
तो ए स्क्वायर तो जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए क्या हमने पहले बता दिया कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कभी जीरो नहीं होता। या ऐसे भी समझ लीजिए कि ए एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जीरो अगर हो जाएगा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा ही नहीं, तो ए भी जीरो नहीं हो सकता। टू तो कांस्टेंट है, वो भी जीरो नहीं हो सकता। अब क्या है साइन अल्फा, अगर हम साइन अल्फा को जीरो कर देते हैं तो आपको याद होगा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, वो मिनिमा के कंडीशन को बताता था। तो अगर साइन अल्फा को जीरो कर देंगे तो हमें मिनिमा की पोजीशन मिल जाएगी, जो कि हम पहले निकाल चुके, तो हमें वो नहीं निकालना, हमें सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन को निकालना है। ठीक है, फिर दूसरा अगर अल्फा क्यूब को अगर जीरो करते हैं, अल्फा क्यूब को तो भी जीरो, अल्फा क्यूब को अगर जीरो करते हैं तो भी हमारी वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू जीरो कर देंगे तो वो तो हमें इनफाइनाइट मिल जाएगी, तो वो हमारी सेकेंडरी मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा कंडीशन निकालेगी, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम हमने अल्फा की वैल्यू क्या की थी, जीरो की थी। तो अल्फा की वैल्यू जीरो नहीं करेंगे, क्योंकि अल्फा की जीरो करेंगे तो इनफाइनाइट आएगी, और इनफाइनाइट किसके सेंट्रल मैक्सिमा कंडीशन में हमने किया था अल्फा की वैल्यू जीरो। तो अब हमारा बचता है लास्ट में ये जो ब्रैकेट में, उसको अगर जीरो कर, वही जीरो हो सकता है, तभी ये सारी वैल्यू जीरो हो गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब इनको क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल करेंगे, क्योंकि हमने बारी बारी सबको देख लिया कि सब जीरो नहीं हो सकता, तो हमारा कंक्लूजन यही आया कि यही जीरो हो सकते हैं। तो अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले ऐसे कर लेते हैं, अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन अल्फा, क्योंकि माइनस से हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं साइन अल्फा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन अल्फा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमने क्या थर्ड मान था, इक्वेशन नंबर 4 मान ली थी। अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, ये आया तो इसकी मीनिंग क्या हुई, अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, इसकी मीनिंग यही हो गई कि देखिए ये दो ग्राफ का इक्वेशन है, अल्फा और टेन अल्फा दो ग्राफ का इक्वेशन है, तो ये दोनों बराबर है। इसका कहने का यही मतलब है कि ये दोनों कहाँ बराबर होगा, कि ये दोनों जो, इसको पहले अलग कर लेते हैं, y इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू टेन अल्फा, इसको सेपरेट करेंगे तो यही आएगा। ये दोनों एक ग्राफ का इक्वेशन है। ठीक है, आप लोग जानते हो कि ये y इज इक्वल टू अल्फा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और ये भी एक ग्राफ का इक्वेशन है। तो ये दोनों आपस में जहाँ कट करेंगी वहीं पे हमें सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन मिलेगी। तो ये दोनों आपस में जहाँ कट करेंगी वहीं सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन मिलेगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इक्वल होने का यही मतलब है कि ये दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, कोई भी ग्राफ अगर एक दूसरे को कट कर रही है, तो एक मान लीजिए ऐसे कोई ग्राफ एक दूसरे को कट कर रही है, तो एक पॉइंट पे उन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो इसलिए अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा का मतलब यही है, ये दो ग्राफ का इक्वेशन है, और ये दोनों ग्राफ जहाँ पे कट करेंगे स्क्रीन पर हमें वहीं पे सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन मिलेगी। इस इक्वेशन का मतलब यही है। ठीक है, तो अब हमारा एम क्या है कि इन दोनों जो ग्राफ है, इन ग्राफ की इक्वेशन है, इससे हमारा ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे वो दोनों कहाँ कट करी, वहीं पे हमें सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ग्राफ का, अब इन दोनों के ग्राफ का हम ग्राफ बनाएंगे दोनों से। ठीक है, तो y इक्वल टू पहले, ठीक है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, इसके आगे देखेंगे। हम इसको याद रखे रहेंगे कि y इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू टेन अल्फा वाली, यही दोनों ग्राफ को हम क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे और इसको क्या कर रहे हैं, इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो अब इसको भी मिटा दीजिए, क्योंकि इसकी भी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। बस याद कर लीजिए यही सेकेंडरी मैक्सिमा, इसी की पोजीशन निकाल रहे हैं, यानी कि I1 I2 I3 ये भी है, यही की पोजीशन निकाल रहे हैं। ठीक है, I0 की पोजीशन हम निकाल चुके हैं, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा की, और मिनिमा की भी पोजीशन निकाल चुके, और हमें क्या निकालना है, सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन। तो अगर इन्हीं दोनों ग्राफ को हम सॉल्व कर ले, इन्हीं दोनों ग्राफ को बना लें। ठीक है, इसको हम लोग साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू टेन अल्फा। ठीक है, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसी ग्राफ को अगर हम बनाएंगे तो y इज इक्वल टू अल्फा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का। अब स्ट्रेट लाइन का कैसे होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का हम सब जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो अगर इससे हम इसको कंपेयर करें तो ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 इंटू अल्फा प्लस 0। ठीक है, तो इससे अगर ये कंपेयर करेंगे तो ये वाली जो हमें तो पता चलेगा कि ये तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा कैसे, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है, इससे ग्राफ, इससे स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है। तो मान लीजिए ये जो है हम बना रहे हैं इसके लिए। ठीक है,
और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी बना लेंगे। तो ये कैसे बनता है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन का क्या है, ये ग्राफ है, तो ऐसे ये बनता है, ठीक है। जो m होता है वो क्या होती है, उसकी ढलान होती है, यानी कि कितना झुकाव है। और जो c होता है ये ओरिजिन है, ठीक है, o डैश, सॉरी 0 0 0 0, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस जहाँ पे ये कट कर रहा है उसके डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, c लिखते हैं, यानी कि ये डिस्टेंस जो है c है। पहले ध्यान रखिए कि हम ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। तो पहले मैं इसका ग्राफ बना के आपको दिखा रही हूँ, इसका ग्राफ, फिर उसी के अकॉर्डिंग इस वाले का भी हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब सी समझ गए कि सी क्या होती है, ये होती है जो ओरिजिन से जहाँ पे कट कर रही है उसकी डिस्टेंस होती है। और एम क्या होती है, इसकी ढलान होती है। और एम इज इक्वल टू क्या होती है, tan थीटा होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी ढलान भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ उतना हमने डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो m इज इक्वल टू के tan थीटा करते हैं, tan थीटा, ठीक है, ये क्या है, ढलान है, ये ढलान होती है। तो इसी को अब ये तो हमने बना लिया, अब इसको हम चलिए बनाते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए c की जगह क्या है, 0 है, ठीक है, 0, c की जगह क्या है, 0 है। तो c की जगह 0 है, इसका मतलब यही है कि ये जो डिस्टेंस, यही c की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस वो 0 होनी चाहिए, यानी कि हमारा ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, ओरिजिन से जाना चाहिए, क्योंकि ओरिजिन से अगर c की डिस्टेंस अब लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस में 0 करनी है और ये डिस्टेंस 0 है। तो इसके लिए ग्राफ ऐसे बनेगा। ये तो हमने बना लिया, पर अब हम ये सोचेंगे कि हम ये एंगल कैसे बनाएंगे। ये तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। अब ये एंगल क्या कितना करेंगे इस ग्राफ के लिए, तो हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू tan थीटा फॉर्मूला होता है। m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा, tan अल्फा करेंगे, यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, tan अल्फा। तो फिर tan की वैल्यू, tan कितनी है, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर tan से tan कैंसिल हो तो अल्फा इज इक्वल टू π/4। यानी ये कहने का यही मतलब है कि ये जो एंगल है, यहाँ पे अल्फा की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि अल्फा ही है। तो ये मतलब इसके कहने का यही मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू π/4 कैसे 45 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। ये जो थीटा है वो ये क्या होनी चाहिए, 45 डिग्री होनी चाहिए। और ये जो सी है वो 0 होना चाहिए। इस इक्वेशन के बाद इस इक्वेशन को हम इससे अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो, ठीक है। तो ऐसे ही तो हम जान गए कि y इज इक्वल टू अल्फा वाली ग्राफ ऐसे बनेगी। अब हमारा एम क्या है, y इज इक्वल टू tan अल्फा वाली ग्राफ को बनाना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे tan अल्फा लिखा है, ठीक है, tan अल्फा। तो अल्फा क्या है, कौन सी एंगल है, ये तुम्हें पता नहीं, इसलिए मैं tan की सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी और उसके लिए ग्राफ को बनाना पड़ेगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और y इज इक्वल टू tan अल्फा वाली ग्राफ बनाने के लिए हम tan के सारे एंगल को लेना पड़ेगा, क्योंकि tan अल्फा क्या है, कौन सा एंगल है, तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हम tan के सारे एंगल लेने होंगे। क्योंकि यहाँ पे tan अल्फा है यानी कोई एंगल है, तो कौन सा एंगल हमें पता नहीं है। याद रखिए यहाँ जो अल्फा वो एंगल नहीं था, क्योंकि mx प्लस c में जो x था वो था, यानी कि यहाँ पे जो अल्फा था एंगल नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे अच्छे से बना लिया। पर यहाँ पे tan अल्फा यानी अल्फा एंगल है, तो हम tan का कौन सा एंगल लेंगे, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan के सारे वैल्यूज हमें निकालने होंगे, tan के सारे एंगल, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा tan 0, tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, ऐसे डॉट 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 हमें कई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और फिर हमें tan 3 π/2, tan 5 π/2, tan 7 π/2 से डॉट डॉट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि tan 0, tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, इन सब की वैल्यू क्या होती है, इन सब की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है, इन सब की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और tan 3 पाई, सॉरी, इन सब की वैल्यू क्या होती है, इन सब की वैल्यू होती है 0, ठीक है। और tan 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, इन सब की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। यानी यहाँ पे दो वैल्यूज मिल रही है, तो हमें थोड़ी सी आसानी होगी ग्राफ बनाने में, क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग नहीं होती है, सिर्फ
0 पाई 2 पाई 3 पाई इन सब की वैल्यू 0 होती है, 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 इन सब की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब हमने यही क्यू पॉइंट लिए, यही क्यू एंगल लिए, जो देखिए ग्राफ बनाने में अक्सर यही एंगल यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हमने यही एंगल लिया जिसको ग्राफ बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा ग्राफ। अब इस ग्राफ को हम समझते हैं कि ये कैसे बना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो प्रकार की हमें लाइन बनानी पड़ेगी। सिर्फ y बराबर अल्फा के लिए तो हम जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाली जो है ये है y इक्वल टू अल्फा वाली लाइन। तो इसको तो हम समझ गए। और हम समझना है y इक्वल टू tan अल्फा वाली लाइन कैसे बनी है। तो उसके लिए देखिए y इक्वल टू tan अल्फा के लिए हमें दो प्रकार की लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि tan के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक 0 और एक इनफाइनाइट। इसलिए एक 0 वाली लाइन बनानी पड़ेगी और एक क्या इनफाइनाइट वाली लाइन बनानी पड़ेगी। तो जो 0 वाली लाइन है वो क्या स्ट्रेट लाइन है, वो क्या है 0 वाली लाइन है, और जो इनफाइनाइट है वो जो डॉटेड लाइन है वो है। ठीक है, अब इन दोनों से मिलकर जो एक ग्राफ बनेगा वो ग्राफ और ये y इक्वल टू अल्फा और ये ग्राफ, ये दोनों जहाँ कट करेंगे वहाँ पे हमें सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन मिलेगी। ठीक है, तो देखिए tan 0 पे 0 है और tan पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट है वैल्यू। ठीक है, तो वैसे हम देखेंगे कि देखिए tan ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, तो ये सब लाइन है डॉटेड है, स्ट्रेट लाइन, ये tan अल्फा वाली लाइन है, सब tan अल्फा को रिप्रेजेंट करने वाली। तो देखिए tan 0 है तो 0 है, tan 0 की वैल्यू 0 है और tan पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो देखिए पाई बाई 2 की 0 पर देखिए 0 है और जस्ट पाई बाई 2 की तरफ जा रही है, ये क्या हो जा रही लाइन इनफाइनाइट हो जा रही है tan अल्फा की वैल्यू। तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा कि tan 0 पर देखिए 0 है, tan 0 पर 0 है, और जब tan पाई बाई 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, tan पाई बाई 2 की तरफ, तो ये देखिए इनफाइनाइट हो जा रही है ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, क्योंकि हमने प्लस माइनस आपको बताया था कि ये सब क्या है, ये सब क्या है प्लस माइनस है। ठीक है, वैसे अगर tan पाई लेते हैं, tan पाई प्लस माइनस पाई, ठीक है, तो 0 आ रहा है, और tan 3 पाई बाई 2 ले रहे हैं तो इनफाइनाइट आ रही है। और 0 और इनफाइनाइट ये दोनों tan अल्फा y इक्वल टू tan अल्फा वाली लाइन को ही शो कर रही है। तो tan प्लस माइनस पाई पर 0 है और tan 3 पाई प्लस बाई 2 पर इनफाइनाइट है, यानी कि tan पाई पर 0 है। देखिए tan पाई पर 0 है, अब 3 बाई 2 की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है इनफाइनाइट हो जा रहा है। ठीक है, वैसे इधर भी देखते हैं कि tan माइनस पाई पे 0 है और 3 पाई बाई 2 की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनफाइनाइट हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे तो जो ये वाली लाइन है जो ऐसे करके गई है कर्व टाइप में, यही इन दोनों से मिलके ग्राफ है। देखिए इनफाइनाइट से 0 से इनफाइनाइट जा रही है। अगर 2 पाई लेते हैं और 5 पाई बाई 2 लेते हैं, इसी प्रकार 2 पाई लेते हैं, 2 पाई पे देखिए 0 है क्योंकि यहाँ पे तो 0 होगा। 2 पाई पे क्या है, ये जो लाइन, ये वाली जो लाइन है ये क्या है 0 वाली लाइन है, जो स्ट्रेट सारी लाइन है वो 0 वाली लाइन है। तो देखिए 2 पाई पे 0 है और थोड़ा सा 5 पाई बाई 2 की तरफ बढ़ रहा है तो ये इनफाइनाइट हो जा रही है। कैसे इनफाइनाइट हो जा रही है, क्योंकि डॉटेड वाली लाइन के हमने पहले बताया इनफाइनाइट वाली लाइन है। तो इसी प्रकार एक ग्राफ है, तो हम देखेंगे कि जो ये कर्व टाइप्स लाइन है ये वाली और ये वाली कहाँ पे कट कर रही है, क्योंकि ये दोनों देखिए कहाँ पे कट कर रही है। तो देखिए एक यहाँ पे कट कर रही है तो इसको I1 कहेंगे कि यहाँ पे कट रही है I2 और यहाँ पे कट रही है I3। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 7 पाई बाई 2 वाइल पे कट कर रही है तो वहाँ आगे 9 पाई बाई 2 पे कट करेगी। तो ऐसे ये I1 है, ये I2 है, I3 है उल्टे साइड में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ कट कर रही है। तो एक कट कर रही है 3 पाई बाई 2 पे और एक -3 पाई बाई 2 पे भी कट कर रही है। ठीक है, और एक याद रखिए कि ये जो ये वाली लाइन है ये 0 पर भी कट कर रही है। ये देखिए एक इधर गई है और एक ये इधर गई है, ये 0 पर भी कट कर रही है। तो कहाँ कहाँ कट कर रही है, 0 पे कट कर रही है, 3 पाई बाई 2 और -3 पाई बाई 2 पे भी कट कर रही है, 5 पाई 2 पे कट कर रही है, -5 बाई 2 पे कट कर रही है, फिर 7 पाई बाई 2 पे कट कर रही है, फिर -7 पाई बाई 2 पे कट करेगी। वैसे आगे 9 पाई बाई 2 पे कट करेगी, -9 पाई बाई 2 पे कट करेगी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फिर से समझ लेते हैं कि ये जो डॉटेड वाली लाइन हमने बनाई है इनफाइनाइट वाली लाइन को शो कर रही, और जो स्ट्रेट लाइन बनाई वो जीरो वाली लाइन को शो कर रही है। ठीक है, तो देखिए और इन दोनों से मिलके ये वाली जो है ये है y इक्वल टू tan अल्फा वाली जो है ग्राफ है। तो देखिए ये और ये वाली जो लाइन और ये वाली लाइन जहाँ पे कट करेगी वहीं पे हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन बनेगी। ठीक है, तो चलिए हम नोट कर लेते हैं कहाँ कहाँ कट करें। तो याद कर लेते हैं, 0 पे कट कर रही है, +-3π/2 पे कट कर रही है, +-5/2 पे कट कर रही है, +-7π/2 पे कट कर रही है। तो जिस पे कट कर रही है अब वहाँ वो हम इंटेंसिटी के फॉर्मूले में वो एंगल रख लेंगे और सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन मैथमेटिकली तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ अगर फिर से नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और फिर से रिवाइज कर लीजिए वीडियो को, तो आपको ग्राफ बहुत आसानी से समझ में आएगा। ग्राफ में कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है ग्राफ। ठीक है, ठीक है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब हम लिख लेंगे कहाँ कहाँ पे कट करी उसकी एंगल को लिखेंगे। ठीक है, और उस एंगल को जो मेन इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो उसमें रख देंगे उस एंगल को, तो हमें पोजीशन मिल जाएगी। तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू तो क्या था, अल्फा इज इक्वल टू 0 पर भी क्या कर रहा था, कट कर रहा था 0 और क्या +-3π/2 +-5π/2 +-7π/2 +-9π/2। ठीक है, याद नहीं इतना पे कट करा। ठीक है, और 0 पे भी कट करा। इंटेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या है, मेन I इज इक्वल टू a² sin स्क्वायर अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 0 रखेंगे तो हम जानते हैं कि वो I0 को प्रदर्शित कर रहा था, और I0 क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या आ रही थी, हमने पिछले लेक्चर में निकाली कि I0 इज इक्वल टू a² आ रही थी। तो भाई अगर हम 0 रखते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है जो कि हम पहले ही निकाल चुके, तो भी अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो a² फॉर अल्फा इज इक्वल टू 3 +-3π/2 कर सकते कि अल्फा इज इक्वल टू 3π/2 +-। ठीक है, तो 3π/2 अब रखेंगे इस इक्वेशन में, तो I1 की वैल्यू आएगी। तो I1 इज इक्वल टू a² sin स्क्वायर 3π/2 अपान 3π/2 का होल स्क्वायर। वैसे अगर I2 निकालेंगे तो क्या आएगा, +-5/2 a² sin स्क्वायर 5/2। अभी हम प्लस वाला सिर्फ ले रहे हैं। ठीक है, 5π/2। वैसे आप माइनस वाले में भी कर सकते हैं। I1 I2 इधर, I1 I2 उधर आ रहा है तो हम उधर वापस निकाल रहे हैं। ठीक है, अब I3 इज इक्वल टू, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये जो रेशियो आता है उसके लिए मैं निकाल रहे हैं। ठीक है, नहीं तो यही आपका इंटेंसिटी हो जाता है। ठीक है, यही पॉइंट है, तो इसी पॉइंट पे सेकेंडरी मैक्सिमा मिलती। ठीक है, तो इस वक्त हम क्या करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सारे इंटेंसिटी का रेशियो पूछता है, तो वही हम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, 9π/2 कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्योंकि आगे 9π/2 आएगा ऐसे अब। ठीक है, I1 की वैल्यू इतनी, I2 की वैल्यू इतनी, I3 की वैल्यू इतनी, I4 की वैल्यू, और हम जानते हैं कि हम पिछले लेक्चर्स में I0 की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो वही आएगा। I0 की वैल्यू भी निकाले थे, क्या आया था, a² आया था। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अक्सर इन सब के रेशियो पूछते हैं, जो कि बताइए रेशियो I0, I1, I2, I3 की रेशियो कितनी आएगी। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि इसकी रेशियो कितनी आएगी। ठीक है, तो इसकी ठीक है वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसकी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, अगर इसका स्क्वायर कर दिए ऊपर ले गया तो क्या आएगा, 4/9π² और ये a²। ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी, इसको तो बन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/12
25 पाई स्क्वायर और फिर ये ए स्क्वायर बचा। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, इतने की वैल्यू। ठीक है, ऐसे अगर निकालते हैं I3 की वैल्यू तो आ जाएगा 4 अपान पाई स्क्वायर क्या, और ये क्या है ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 81 पाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ए स्क्वायर ये समझ में आएगा। अच्छा, ये स्क्वायर लगा। ठीक है, तभी तो यहाँ पे होगा। तो ये ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, I0 है, तो यहाँ पे I0 डायरेक्ट रख देना है। ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो निकालना थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि I0 इजकल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रख लें। और हमें सब में रेशियो निकालना है, तो रेशियो भी कैसे निकालेंगे, I0 इजकल टू I1 I2 I3, सब में रेशियो निकालेंगे I4 तक निकालेंगे। डॉट टाइप कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा, I0 पहले तो I0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 रेशियो क्या बचेगा, इसमें भी I0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/9 पाई स्क्वायर। ये हो जाएगा 4/25 पाई स्क्वायर। वैसे आगे कर सकते हैं 4/पाई स्क्वायर, सॉरी। तो ये तो हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा रेशियो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इंटेंसिटी में यही होता है रेशियो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही रहा फ्रॉन ऑफ डिप्रेशन। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।